नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, आप सभी लोगों को पता होगा रीट 2025 में जो एग्जाम होने वाली है उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारी जो पर्यावरण अध्ययन की सीरीज चल रही है उसी सीरीज में आज का एक बेहतरीन टॉपिक जो कि है कृषि एवं पशुपचार। जानेंगे इसमें कृषि एवं पशुपचार से प्रीवियस एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आए हैं और उनकी व्याख्या के बारे में भी जानेंगे। हो सकता है इस टॉपिक से आप लोगों के आगे की जो एग्जाम है उसमें भी प्रश्न आ जाए। तो ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलते हैं हमारी स्लाइड पर, जो कि है आज का मोटिवेशनल थॉट। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले। कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले लौटकर यादें आती है, वक्त नहीं। बिल्कुल सही बात है कि समय रहते काम कर लीजिए, अदरवाइज समय वापस लौटकर नहीं आएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की, जो कि है हमारा बहुत ही शानदार रीट के लिए प्रश्न आप लोगों के सामने लगाए गए हैं दोस्त। और ये वो सारे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। एग्जाम की डेट आप लोगों के सामने लिखी हुई है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भरोसा हो चुका होगा कि मैं कोई इधर उधर से प्रश्न नहीं, जो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है वही लेकर आया हूं दोस्त। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है आपकी निगाहों के सामने। तो बताइए, उत्तर दीजिए कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। ऑप्शन में है आपके जयपुर, पहला, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा नागौर, चौथा है ब्रांड। तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो भैया इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा भीलवाड़ा। तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है बच्चों। तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। अब मैनचेस्टर क्या है, तो मैनचेस्टर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैनचेस्टर कहाँ का शहर है। मैनचेस्टर है ना, मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर इंग्लैंड का शहर है। कहाँ का शहर है ये, इंग्लैंड का। अब दूसरी बात यह है कि ये किसके लिए फेमस है। तो मैनचेस्टर जो फेमस है ये कहीं ना कहीं सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। अब कहीं ना कहीं सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। तो ऐसे ही हमारा जो मुंबई शहर है, मुंबई अपने भारत का मुंबई शहर, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इसे सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। किसकी, सूती वस्त्र की राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत में सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। अब मुंबई को एक और बात आप लोगों को पता है कि मुंबई जो है इसे 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। मुंबई को जो है, क्या बोला मैंने अभी, इधर लिख देता हूं मैं, कि 7 टापुओं का नगर जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, 7 टापुओं का नगर। ठीक, ये भी मुंबई को कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर मैनचेस्टर की बात आई है तो भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि मैनचेस्टर को लेकर है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहला कि गुजरात राज्य में अहमदाबाद शहर को मुख्य रूप से भारत का मैनचेस्टर शहर कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न आता है पहला कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद शहर। या अहमदाबाद शहर कहां पर पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे बच्चों, साबरमती नदी के किनारे। वहीं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। यह कहां पर पड़ता है, कोयम्बटूर, यह पड़ता है तमिलनाडु में। वहीं उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर प्यारे बच्चों कहा जाता है किसको, कानपुर को। और यह कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और वहीं मैसूर को भारत के पहले और सबसे हरे और स्वच्छ शहर के रूप में जाना गया है। और वहीं मुंबई को भारत के कपास राज्य के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी बच्चों को यह पता होना चाहिए कि कपास का जो उत्पादन होता है ये कौन सी मिट्टी में होता है, काली मृदा में होता है, काली मृदा। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ज्यादातर मृदा जो मिलती है वो कौन सी मृदा मिलती है, काली मृदा मिलती है। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को जानकारी पसंद आती है दोस्त तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ पाए। चलिए अगला प्रश्न है, रबी की फसल का उदाहरण है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि रबी की फसल का उदाहरण है। अब यहां पर है मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, उसके बाद अलसी है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये भी रीट 13 जुलाई 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो रबी की फसल जो है भैया ये है कौन सी, अलसी। अब यहां पर आप लोगों को पता है जैसे कि कृषि की बात हो रही है तो कृषि के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, फसल की। तो मुख्यतः फसल के यदि प्रकार की बात करें तो फसल दो बच्चों कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। ठीक, एक तो है खरीफ की फसल, एक होती है रबी की फसल, रबी, और एक होती है कौन सी जो कि तीसरे नंबर पर जिसकी हम बात करते हैं वो है जायद की फसल।
ठीक है। हालांकि और भी फसलों में यदि देखा जाए अन्य प्रकार में तो उसमें आ जाती है नगदी या फिर व्यापारिक फसल, नगदी। ठीक। अब खरीफ की फसल कौन सी फसल होती है, जो कहीं ना कहीं वर्षा ऋतु की जो फसल होती है, वर्षा ऋतु में जो फसलें बोई जाती है उन फसलों को हम बोलते हैं खरीफ की फसल। ठीक। वहीं यदि हम बात करें बच्चों शीत ऋतु में जो बोई जाने वाली फसल होती है उसे हम बोलते हैं रबी की फसल, और जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल होती है इसे हम बोलते हैं क्या, जायद की फसल। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी फसल किस में उगाई जाती है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए बहुत ही शानदार हमने स्लाइड पर आप लोगों के लिए जोड़ा है। देखिए तो खरीफ की फसलें कौन सी होती है, पहली बात तो ये फसल वो होती है जिन्हें सामान्यतः भैया मानसून के आगमन पर, और मानसून का जो आगमन होता है ये होता है जून जुलाई में। ठीक। तो इसकी बुआई जून जुलाई में होती है और इसे काट कब लिया जाता है, तो अक्टूबर नवंबर माह में काट लिया जाता है। ठीक है। और इसे कौन सी फसल कहते हैं, तो इसे खरीफ की फसल कहते हैं। और खरीफ की फसल को एक और नाम से जाना जाता है सियालू के नाम से। ठीक है। अब यहां पर यदि देखा जाए भैया तो यहां पर बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है कि इसके अंतर्गत आने वाली फसलें कौन सी है, तो बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास, गन्ना, अरंडी, चावल, मूंगफली, तिल, ज्वार, धान। धान का मतलब चावल होता है। ठीक है। तो ये सारी की सारी फसलें वो है जो खरीफ के अंतर्गत आती है। ठीक है। वहीं यदि इसमें देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण फसल जो कि इसमें ऐड नहीं की गई है, सोयाबीन। कौन सी है, सोयाबीन। तो ये सोयाबीन की फसल भी जो है वो भी खरीफ की फसल के अंतर्गत ही आती है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नहीं, इसी में अगली चीज, खरीफ के बाद रबी की फसल कौन सी होती है, तो रबी की फसल वो होती है जो सामान्यतः बच्चों कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है। वहीं इनको मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है और इन फसलों को कहीं ना कहीं कौन सी बोला जाता है, उनालू। वैसे यदि देखा जाए सामान्य भाषा में तो इन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है। कौन सी ऋतु में, शीत ऋतु में बोया जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अंतर्गत आने वाली फसलें जैसे गेहूं, चना, जौ, सरसों, मसूर, राई, अलसी, ये जो फसलें हैं वो रबी की फसल होती है। और इन फसलों के लिए तापमान है वो कैसे तापमान की आवश्यकता होती है, कम तापमान की आवश्यकता होती है। यानी कि ये कौन सी ऋतु में बोई जाती है, शीत ऋतु में बोई जाती है। अगली है तीसरी नंबर की फसल जिसे हम बोलते हैं जायद की फसल, जायद। तो जायद की फसलें जो है फरवरी मार्च में बोई जाती है और मानसून के आने से पहले इनको काट ली जाती है, मतलब मई जून में इनको काट लेते हैं। इसी कारण इनको कौन सी फसल बोलते हैं, जायद की फसल कहते हैं, या फिर इन्हीं को बोलते हैं बच्चों क्या, चौमासा की फसल कहते हैं। ठीक है। अब जायद की फसलों में जो फसलें आती है उनमें है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, पुदीना, और जो साग सब्जी वाली फसल होती है या हरी सब्जी जो होती है ये जायद की फसलों के ही अंतर्गत इनको माना जाता है। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को मैं बता दूं थोड़ा, कि जैसे हम लोग कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भैया तिलहन वाली फसलें कौन सी है, तो जिनसे तेल निकाला जाता है उन फसलों को तिलहन वाली फसलें कहते हैं। जैसे कि हो गया सोयाबीन, जैसे हो गया मूंगफली, अरंडी, सूरजमुखी, ये वो फसल है जिनसे कहीं ना कहीं क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। ठीक। अब वही और आपके सामने आता है कभी कभी कि खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो बच्चों खाद्यान्न फसल वो होती है जिन्हें खाया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है मक्का हो गई, बाजरा, ज्वार, गेहूं, ये कैसी फसल हो गई, आपकी खाद्यान्न फसल हो जाएगी। वहीं यदि ऐसा पूछा जाए आपसे कभी, एक बहुत ही शानदार प्रश्न आता है और वो ये आता है कि बताइए लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आने वाली फसलें कौन सी है, लेग्यूमिनेसी कुल। तो लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आने वाली फसलें वो फसलें होती है जो कहीं ना कहीं द्विबीजपत्री होती है, जैसे कि चना हो गया, ठीक, जैसे कि मटर हो गया, आगे मसूर है। ये फसलें जो है वो लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें होती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा प्रश्न है, ये भी यूपी टेट में आया है 2022 में। ठीक है। जो भी टीचर की एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं वो सारे प्रश्न हमने इसमें ऐड किए हैं, और ऐसा अलग से कोई सा भी प्रश्न नहीं लिया है जो नहीं आया है, सारे के सारे प्रश्न आए हुए ही लिए गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, क्या करने में सहायक है, पर्यावरण का संरक्षण करने में सहायक है। तो बताइए खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर पहला है कि शिफ्टिंग खेती, वही दूसरे नंबर पर यदि देखा जाए तो जैविक खेती, वही तीसरे नंबर पर देखा जाए तो अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना। बताइए पर्यावरण संरक्षण में कौन सहायक है, तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, तो इसमें आ जाएगा जैविक खेती। कौन सी खेती आ जाएगा, जैविक खेती। ठीक। अब जैविक खेती का मतलब होता है, आप लोगों को पता है कि कीटनाशकों का प्रयोग ना करना। किसका प्रयोग, कीटनाशकों, या फिर यदि हम बात करें एक और चीज इसी में कीटनाशकों के साथ साथ जो रासायनिक उर्वरक है बच्चों, कौन से उर्वरक, रासायनिक उर्वरक,
का इस्तेमाल ना के बराबर करना, रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कैसा करना, ना के बराबर करना, तो उसे हम बोलते हैं जैविक खेती। या जैविक खेती में यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं कैसी खाद का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें हरी खाद का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इसकी जगह हरी खाद के अलावा वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सर आप देखें तो वर्मी कंपोस्ट वो खाद होती है जो कहीं ना कहीं केंचुए से निर्मित की जाती है। तो ऐसी खेती को अपनाने से कहीं ना कहीं पर्यावरण को संरक्षण प्रदान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कृषि से जुड़ा एक महत्वपूर्ण यहाँ फैक्ट दे रखा है कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि विज्ञान व तकनीक विश्वविद्यालय है, जो कि कहां पर है बच्चों, यह है पंतनगर उत्तर प्रदेश में, जिसकी स्थापना कब होती है, 1960 में होती है। ये आप चित्र में भी देख सकते हैं, लिखा है 1960। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक, जो कि कहां पर है, पंतनगर उत्तर प्रदेश में। अगला है भारत का राष्ट्रीय जलीय कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय है प्यारे बच्चों वो गांगे डॉल्फिन है, वहल है, शेर है, चिंकारा है। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा गंगा डॉल्फिन, ठीक, जो कि कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे ये कौन से जल में पाया जाता है, तो स्वच्छ जल में पाया जाने वाला जीव है ये, स्वच्छ जल में। और स्वच्छ जल की यदि हम बात करें तो मुख्यतः ये जिस जल में, जिस नदी के जल में पाया जाता है वो नदी कौन सी है, गंगा। और गंगा के बारे में आपको पता होगा कि हमारे भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है, गंगा नदी है, जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा जो है वो कब दिया गया, 2008 में दिया गया, राष्ट्रीय नदी, ठीक है, राष्ट्रीय नदी। अब वहीं पर जैसे गंगा की बात हुई है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गंगा नदी की कुछ सहायक नदियों में आप लोगों से कभी पूछ ले तो इसकी सहायक नदी है रामगंगा, गोमती, ठीक, एक है घाघरा, एक नदी है गंडक, और एक नदी है कोसी। ये सारी की सारी किसकी सहायक नदी है बच्चों, तो ये गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी जिसे कि बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी वो नदी है जिसे क्या बोलते हैं, बिहार का शोक कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आ जाता है और वो प्रश्न यह है चिंकारा। चिंकारा क्या है बच्चों, जैसे हम राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का राजकीय पशु, राजस्थान राज्य का क्या है ये, राजस्थान का राजकीय पशु है ये, राजकीय पशु। हालांकि राजस्थान में राजकीय पशु दो है, एक तो राजकीय पशु चिंकारा है और दूसरा राजकीय पशु एक और जो है वो कौन सा है, ऊंट है। तो ये दोनों कहाँ के राजकीय पशु हैं, ये राजस्थान के हैं, ठीक। ऊंट को राजस्थान का जहाज भी कहा जाता है, सभी बच्चे याद रखें। रानीखेत रोग किससे संबंधित है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। मछलियों से संबंधित है, मधुमक्खियों से संबंधित है, मुर्गियों से संबंधित है, सुअर से संबंधित है। तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये देखिए ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये रीट में 26 सितंबर को आया था, कब आया था, 2021 में आया था बच्चों, कब आता है, 2021 में, ठीक है। तो मछलियां हैं, मधुमक्खियां हैं, मुर्गियां हैं, सुअर है। तो ये जिससे संबंधित है वो है क्या, मुर्गियां। यानी कि रानीखेत रोग जिसमें होता है वो किसमें होता है, ये मुर्गियों में होता है, ठीक है। अब मुर्गियों में होता है तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट दे रखे हैं आपके सामने। मुर्गियों के पालने का व्यवसाय मुर्गी पालन, या फिर इसी को हम बच्चे बोलते हैं क्या, कुक्कुट पालन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कुक्कुट पालन कहते हैं। मुर्गियों से हमें अंडे, चूजे व मांस प्राप्त होता है। भारत की यदि अपन बात करें तो चीन व अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश है। किस किस देश के बाद, भारत, चीन व अमेरिका के बाद। मुर्गियों में होने वाला रोग जो है वो कौन सा है, रानीखेत है, ठीक है, जिसे कहीं ना कहीं न्यूकैसल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। वहीं एक और रोग है जिसे खूनी दस्त कहते हैं, जिसे कोक्सीडियोसिस कहते हैं, ठीक है। रानीखेत रोग हो जाने पर F1RDD टीका, यानी कि एक टीके का नाम है जो कि लगाया जाता है, और खूनी दस्त होने पर लगाया जाता है बाइफुरान गोली दी जाती है। ये पूछा जाता है कि यदि मुर्गी को रानीखेत रोग हो जाता है तो कौन सा टीका लगाया जाता है, तो F1RDD का टीका। ध्यान रखना DDT अलग है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। DDT अलग है ये, है ना, और DDT का अलग है। ये ओनली DDT टीका है और ये DDT है, ये दोनों अलग अलग हैं। अगला शानदार खूबसूरत सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नीचे दिया हुआ कौन सा कथन मधुमक्खियां और छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो मधुमक्खियां हैं और उसके साथ साथ जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो
पतैया होते हैं उनके भी क्या होते हैं, छत्ते होते हैं। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, और नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब बोला गया है छत्तों के बारे में सही नहीं है, तो यहां पर कहा गया भैया कि नर मक्खियां, जो डी वाला ऑप्शन है वो इसका क्या है, सही नहीं है। तो नर मक्खियां छत्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ये सही नहीं है। ठीक है, अब मधुमक्खी की बात आ रही है, तो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारी कृषि की एक शाखा है जिसमें मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान में कृषि की वह शाखा जिसमें मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे एपीकल्चर कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? उसे एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, जैसे मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? जैसे लिखा है यहाँ पे, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन मुख्यतः भारत के उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां बागवानी कृषि, जिसे फल एवं पुष्प उत्पादन व अन्य मसालेदार उत्पादों का उत्पादन होता है। ये बागवानी वाले क्षेत्र में ज्यादातर इनका उत्पादन इसलिए होता है, या ज्यादातर वहां पर इसलिए होती है क्योंकि इनको पुष्प चाहिए होता है कहीं ना कहीं रस के लिए, जो कि इनको आसानी से प्राप्त हो जाता है। वहीं मधुमक्खियों की कुछ प्रजातियां हैं जो कि पूछ ले कभी आपसे कि किसकी प्रजातियां हैं, तो एपिस मेलिफेरा, ठीक, वहीं एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरी एवं एपिस इंडिका, ये किसकी प्रजातियां हैं? एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरी, एपिस इंडिका, ये सारी की सारी मधुमक्खियों की प्रजाति है। इनमें से एपिस मेलिफेरा जो है ये कौन सी प्रजाति है? तो ये यूरोपियन प्रजाति है बच्चों। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे जो कार्यों पर विचार कीजिए कि पौधे के लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। पहला, पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित या भंडारण करना, पानी और खनिजों, ये खजीनों लिख दिया भैया ने लेकिन खनिजों है, को अवशोषित करना। बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्य पर विचार कीजिए, कौन कौन से कार्य है जो इनको करने चाहिए। तो पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो उत्तर हो जाएगा, 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी वाला, यानी कि ACD। ठीक, यानी कि पौधों को सहारा देना चाहिए, वहीं भोजन संचित या भंडारण करना चाहिए, और पानी और खनिजों को अवशोषित करना चाहिए। अब पादप की यदि अपन बात करें, पादप है ना, तो पादप जो है वो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। पहली चीज, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। ठीक, अब प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्या बनाते हैं ये? तो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन बनाकर एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, और वो चीज ये है कि पादपों के अंदर जो भोजन संचित रहता है वो किसके रूप में होता है बच्चों? ये स्टार्च के रूप में संचित रहता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। अब ये स्टार्च क्या है? तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्च पादपों में संचित रहता है, तो मनुष्य में कैसे रहता है? तो मनुष्य का भी आप लोगों को पता होना चाहिए, यहां लिख देता हूं मैं, ग्लाइकोजन के रूप में। इसके रूप में ये ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, तो मनुष्य में किसके रूप में होता है? तो मनुष्य में होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को पता होगा कि पादप जो है वो क्या करते हैं, तो पादप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं बच्चों? छोड़ते हैं। वहीं पादपों की बात आई है तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि पादप जो है इनमें क्या पाए जाते हैं? लवक पाए जाते हैं। पादपों में क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है, जिसकी वजह से इनके पुष्प के या फल के रंग अलग अलग होते हैं। और पादपों में जो सबसे महत्वपूर्ण लवक जो पाया जाता है वो लवक कौन सा होता है? हरित लवक होता है बच्चों, हरित लवक। ठीक है, तो यहां तक की बातें क्लियर है सभी को, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? सोयाबीन की जाती है, मूंगफली की जाती है, रत्नजोत की जाती है, सूरजमुखी की जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो खेती की जाती है वो रत्नजोत की जाती है। रत्नजोत को जेट्रोफा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेट्रोफास भी कहते हैं। सोयाबीन की यदि अपन बात करें तो सोयाबीन का उत्पादन ज्यादातर होता है मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं बच्चों। कौन सा स्टेट कहते हैं? सोया स्टेट कहते हैं। वहीं आप लोगों को एक बात पता होगा सोयाबीन को लेकर कि सर्वाधिक प्रोटीन जिसमें पाया जाता है, सर्वाधिक प्रोटीन
कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है किसमें, सोयाबीन में। ठीक है, वहीं यदि अपन बात करें सोयाबीन कैसी फसल है, तो सोयाबीन एक तिलहन वाली फसल है, मतलब इससे तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए, हालांकि मूंगफली भी एक तिलहन फसल है, सूरजमुखी भी एक तिलहन फसल है। बाकी रतन जोत से क्या प्राप्त किया जाता है, तो रतन जोत से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। तो बायोडीजल के लिए जेट्रोफा की खेती की जाती है। सॉफ्टवेयर क्षेत्र की नामी कंपनी एक बहुत ही शानदार है, IKF टेक्नोलॉजी। कौन सी, IKF टेक्नोलॉजी ने उदयपुर में काला रावास में रतनजोत से बायोडीजल रिफाइनरी प्लांट स्थापित किया है। यह राज्य का पहला कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट है। यानी कि ये कौन से राज्य की बात हो रही है, राजस्थान राज्य की बात हो रही है। सभी को अच्छे से पता होना चाहिए ये। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बहुत ही शानदार और खूबसूरत से प्रश्न की तरफ। केचुआ किसान का मित्र कहा जाता है। ये एक प्रश्न का उत्तर तो हमें यहीं से क्लियर हो गया कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो किसान का मित्र कहा जाता है केचुआ को। निम्न में से उसके लिए सही कारण चुने। कौन सा सही कारण है, केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनकी पाचन मिट्टी को उर्वरता बनाते हैं। केचुआ खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। केचुए नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नरम करते हैं। बताओ कौन कौन से प्रश्न होंगे सही इसके, या कौन कौन से ऑब्जेक्ट सही होंगे। एक और है, केचुए की खुदाई हवा और पानी मिट्टी में आसानी से पहुंचती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है केचुओं को लेकर। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें कि बच्चों किसका अध्ययन किया जाता है, केचुए का अध्ययन किया जाता है। तो केचुए का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है उसे बोलते हैं वर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं उसे, वर्मी कल्चर कहा जाता है। अब वहीं यदि हम बात करें कि जो केचुआ है इससे बनी जो खाद, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि केचुए से जो खाद बनी होती है इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं केचुए से बनी हुई खाद को। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भैया पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा। पहला मतलब केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनकी पाचन मिट्टी को उर्वरता बनाते हैं। तीसरा, केचुए खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। ये खरपतवार को नहीं खाते हैं भैया। केचुए नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नरम बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। केचुए की खुदाई से हवा और पानी मिट्टी में आसानी से पहुंचती है। यह भी सही बात है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, पहला, तीसरा और चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही शानदार प्रश्न की तरफ। उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित प्रश्न है जो कि रीट में आया है, कब आता है 2016 में। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, ये आपके सामने ऑप्शन है 1981, 1985, 1986, 1988। तो बताइए इस शानदार से प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों 1986। तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो प्रारंभ में लागू किया गया था, ये लागू किया गया था 1986 में। हालांकि अब इसमें संशोधन भी हो चुका है, उस चीज को लेकर हम देखते हैं यहाँ पे। तो भारत सरकार ने आम नागरिकों की समस्या समाधान के लिए 24 दिसंबर 1986 को एक कानून बनाया जिसका नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 रखा। इसे 15 अप्रैल 1987 को लागू किया गया। यह अधिनियम कोपरा के नाम से प्रसिद्ध था। किसके नाम से, कोपरा। कोपरा मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ सकता है। अब यहाँ पर कोपरा का मतलब समझ के कोई लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, COBRA, कोबरा समझ जाएंगे, लेकिन बच्चों कोबरा नहीं, यहाँ पर कोपरा है ये। ठीक है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता विवाद के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापित किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने स्तरीय न्यायिक तंत्र को स्थापित किया गया, तो यहाँ पर 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र को स्थापित किया गया। ये पुराने वाला उपभोक्ता संरक्षण को लेकर अधिनियम था, अब इसी में को संशोधित किया गया है, वो देख लेते कब किया गया है। तो संसद ने नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, मतलब कब की बात है, 2019 की, को 6 अगस्त 2019 को पारित किया। बहुत ही शानदार। इसको पारित कब किया गया, 6 अगस्त 2019 को। लेकिन अब ये पारित हुआ है, इसे अधिनियमित कब करेंगे ये देख लेते हैं। यह बिल लोकसभा द्वारा 30 जुलाई 2019 को एवं राज्यसभा द्वारा 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया। इस बिल पर राष्ट्रपति की स्वीकृति हुई है भैया 9 अगस्त 2019। यही तो मेन इंपॉर्टेंट है कि कब राष्ट्रपति के साइन हुए, यानी कि जब तक बिल के ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक वो बिल रहता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वो बन जाता है क्या, कानून। ठीक, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए कब, 9 अगस्त 2019 को। और अधिनियम ने 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जगह ली है। तो 2019 में इसको अपडेट किया गया है। और इसने कौन से अधिनियम की जगह ली है दोस्तों, तो 1986 के अधिनियम की जगह ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? बागवानी का मतलब जैसे हम ये फल फूल वाली जो खेती करते हैं उनमें कौन से उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, एक फल फूल वाली खेती उसे बागवानी कहते हैं, और बागवानी का ज्यादातर जो खेती की जाती है बागवानी की, उसके लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो होती है लेटेराइट मिट्टी। ठीक, हालांकि लेटेराइट मिट्टी कहां पर पाई जाती है, तो भारत में लेटेराइट मिट्टी उस स्थान पर पाई जाती है बच्चों जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा, तो सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान पर पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। और वहीं एक यदि अपन बात करें सर्वाधिक वर्षा की बात हुई है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है बच्चों, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम और एक और स्थान है चेरापूंजी, यहाँ पर होती है। अब ये मासिनराम और चेरापूंजी दोनों स्थान कहां पर है, तो मासिनराम और चेरापूंजी दोनों स्थान है मेघालय में। इसमें जिन खादों का इस्तेमाल होता है उसमें नाम दिया है भैया, क्या यूरिया का होता है, कि सोडियम फास्फेट, कि डीएपी, की वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट मतलब कि केचुए से बनी खाद। बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो बागवानी के लिए जिस खाद का प्रयोग किया जाता है बच्चों वो है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, अब बागवानी के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल होता है, बागवानी में हम किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो वो जरा दे रखा है, जरा देखिए। तो सबसे पहले सब्जियां, फल फूल, मसाले, औषधियां, पौधे आदि जो है ये सब किसके अंतर्गत आते हैं भैया, बागवानी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, बागवानी। ये इसमें जो है श्रम की ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक, और वही बागवानी खेती करने वाले को क्या कहते हैं बच्चों, बागवान कहते हैं। अब बागवानी करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले वाटिका सृजन, मतलब कि एक तरीके से बगीचे का निर्माण करना पड़ता है जहां पर भी हम क्या करने वाले हैं, बागवानी की खेती करने वाले हैं। वहीं दूसरी चीज इसमें क्या लगाने होते हैं, हमें गमले वगैरह लगाने होते हैं। वो गमले किसी के भी हो सकते हैं, सीमेंट के हो सकते हैं, मिट्टी के हो सकते हैं। इसके लिए बागवानी करने के लिए हमें और क्या करना पड़ता है, तो बागवानी के लिए हमें जो जो महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जैसे पानी देना पड़ता है, वही बीज बोना पड़ता है, वही निराई गुड़ाई मतलब कि इनकी जो इनमें कुछ अलग से अदर जो कचरा होता है उसे साफ करना होता है। वहीं खरपतवार को खत्म करने के लिए कुछ कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है। पौधों की कटाई छटाई करनी पड़ती है, पौधों को क्या सहारा देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत की जाती है बागवानी के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको उचित लगी होगी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। बीटी कपास है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बीटी कपास क्या है, कपास का बारे में मैंने आपको बताया है अभी कि कपास जो है इसका उत्पादन कौन सी मृदा में होता है, काली मृदा में। ठीक, अब काली मृदा में इसका उत्पादन होता है और काली मृदा को ही हम बोलते हैं लावा मृदा। ठीक, क्योंकि इसका निर्माण जो हुआ है वो लावा मिट्टी से ही हुआ है, लावा से हुआ है। अब काली मृदा को एक और नाम से जानते हैं रेगुर मृदा, रेगुर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, अब एक इसके बारे में देखा जाए तो एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, एक औषधि पौधा है। बताइए बीटी कपास क्या है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है बच्चों। कैसा पौधा है ये, ट्रांसजेनिक पौधा है। चलिए अगला बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने, जो कि उत्तराखंड टीईटी 2014 में आया हुआ है। तो अत्यधिक चारण का परिणाम है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यदि पशुचारण होता है तो उसकी वजह से कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है। मृदा प्रदूषण फैलता है, मृदा का अपरदन होता है, ताप प्रदूषण होता है, जलवायु परिवर्तित होती है। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मृदा का अपरदन। क्या हो जाएगा बच्चों, मृदा का अपरदन। अत्यधिक पशुचारण से जो होता है वो मृदा का अपरदन होता है। वही मृदा के अपरदन को बोला जाता है रेंगते हुए मृत्यु। तो रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है, तो रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है बच्चों मृदा अपरदन को। तो भारत में यदि देखा जाए तो भारत में जो मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में जो चंबल नदी का क्षेत्र है, उस चंबल नदी के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या हुआ है, मृदा का अपरदन हुआ है। वही मृदा अपरदन की यदि अपन बात करें तो इसमें होता क्या है, तो इसमें मिट्टी का कटाव होता है। मिट्टी का क्या होता है बच्चों, कटाव होता है। वहीं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप सभी बच्चे समझदार हैं कि मिट्टी के कटाव को, मृदा के अपरदन को रोका कैसे जा सकता है। तो वन रोपण करके, एक जो विधि है ये वन रोपण करके इसको रोका जा सकता है। वहीं मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है, बांध बनाकर रोका जा सकता है। ठीक, तो ये कुछ विधियां हैं जिनके माध्यम से मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। डीडीटी क्या है, डीडीटी बताइए क्या है। खरपतवार निवारक है, यह भी आया हुआ प्रश्न है। जैव निम्नीकरणी है,
अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, एंटीबायोटिक है। तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 14वें प्रश्न का उत्तर बताइए सभी बच्चे, क्या होगा इसका उत्तर? बहुत प्यारे बच्चों, चलिए डीडीटी का फुल फॉर्म जो होगा, फुल फॉर्म के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो याद रखिए बच्चे कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, अभी तक किसी भी बच्चे ने इसका सही जवाब नहीं दिया है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका सही उत्तर क्या है। तो डीडीटी का फुल फॉर्म अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या बोला मैंने अभी? लिख लेना भैया, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन क्या है? ये एक वैसे रासायनिक यौगिक है आपका डीडीटी। अब ये डीडीटी का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 14वें का सही उत्तर है सी वाला। क्या वाला हो जाएगा? सी, अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत शानदार प्रश्न था ये, आगे बढ़ते हैं। हरी खाद से तात्पर्य है, ये हरियाणा में आया हुआ था 2014 में। फसलों में कृषि नाशक डालना, लेग्यूमिनस पौधे की हरी खाद की फसल उगाना, वहीं मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना, फसलों में ताजा बने पेस्टिसाइड डालना। देखो मैंने ऐसा है कि मैंने वो प्रश्न नहीं लिए कि बताइए ये फसल खरीफ की है या नहीं है, ये जायद की है कि नहीं है। उनमें क्या होता है कि वो सिंपल प्रश्न होते हैं जो हर कोई व्यक्ति कर लेता है, लेकिन प्रश्न वो जो काम में आए और कहीं ना कहीं जो एग्जाम में आए हुए, मैंने उन प्रश्नों को लगाए, सटीक प्रश्न लगाए हैं। ठीक है, तो बच्चों इस 15वें प्रश्न का शानदार प्रश्न हो जाएगा, जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं, पौधों की हरी फसल उगाना। ठीक, अब लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, द्विबीजपत्री। अब द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि द्विबीजपत्री में क्या, जिनके दो अधिकतर एक तरीके से याद रखिए, जिनकी दालें हो जाती है, जैसे कि मसूर, ठीक, जैसे कि चना, जैसे कि मटर। ठीक, ये वो फसलें हैं जो कहीं ना कहीं लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आती है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो मौसम की यहां पर बात आई है तो आप लोगों को पता होगा कि भारत में जो मौसम का आगमन होता है, मौसम का आगमन ये कब होता है सही तरीके से? तो मौसम का जो आगमन होता है भारत में वो होता है जून जुलाई में। कब होता है? जून में होता है, वैसे जून के महीने में जब मौसम का आगमन होता है। तो भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे पहले बारिश प्राप्त करता है? तो भारत में सबसे पहले जो बारिश होती है वो केरल में होती है। कहां पर होती है? केरल में होती है। उसके बाद फिर भारत के अन्य क्षेत्रों में आती है। तो यहाँ पर जब ये केरल में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं इसके बारे में बोला जाता है, जब पहली बार बारिश होती है यहाँ पर, तो इसे आम्र वर्षा बोलते हैं। कौन सी वर्षा बोलते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। या फिर जो वर्षा होती है इस समय यहाँ पर पहली बार, वो कॉफी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है बच्चों। हालांकि केरल और कर्नाटक का जो क्षेत्र होता है जिसमें कॉफी का उत्पादन होता है, वहां पर उसे कॉफी वर्षा कहते हैं। ठीक, और इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 16वें का उत्तर हो जाएगा भैया डी, यानी कि वृष्टि। वृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में बारिश का होना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ऊन प्राप्त होती है, ये भी राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि 2012 में एग्जाम हुआ था तो ये प्रश्न आया हुआ। ऊन किससे प्राप्त होती है? ऊन होती है गाय, बकरी, भेड़ के बालों से, ऊंट, हाथी, खरगोश के बालों से, भेड़, शेर, ऊंट के बालों से, वहीं ऊंट, याक एवं भेड़ के बालों से। बताइए इस शानदार से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों ए वाला। तो भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से किसको प्राप्त किया जाता है? ऊन को प्राप्त किया जाता है। और वहीं ऊन का जो उपयोग है वो कब किया जाता है? तो ऊन का प्रयोग जो है वो सर्दी के जो वस्त्र होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। सर्दी के मौसम या सर्दी के जो वस्त्र होते हैं, सर्दी के टाइम पे पहने जाने वस्त्र जो होते हैं उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठंड से बचने के लिए। अगला है 18वां प्रश्न, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जैसे कि हम जो भूसा होता है उस भूसे में क्या कर देते हैं, दाना यदि हम मिला देते हैं, गेहूं का दाना वगैरह, अब उसको अलग करना चाहता है वो किसान, भूसे से दाने को अलग करना चाहता है। अब वो पूछ रहा है, उसके आगे प्रश्न पढ़ते हैं, जिस प्रक्रिया में यह किया जा सकता है वह कहलाती है। वो कौन सी प्रक्रिया है? हमें इसके लिए फसल की कटाई करनी होगी, इसके लिए हस्तचयन करना होगा, इसके लिए उस भूसे को थ्रेसर में डालना होगा, या फिर निष्पादन करना होगा। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ये एग्जाम में आया हुआ है बच्चों।
ठीक है, तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निष्पावन। क्या हो जाएगा? निष्पावन। तो भूसे से दाने को अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा? दाने की प्रक्रिया को अपना, ये निष्पावन की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को जब चैप्टर शुरू हुआ था तभी बताया था कि खरीफ की फसल वो फसल होती है जो कहीं ना कहीं कौन सी ऋतु में बोई जाती है, जिन्हें हम कहीं ना कहीं वर्षा ऋतु के अंतर्गत बोते हैं, वर्षा ऋतु के दौरान जिनको बोया जाता है। तो बताइए इसमें कौन सी फसल आती है? चावल है, गन्ना है, गेहूं है, मक्का है। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कौन सी फसल नहीं है इसके अंतर्गत? चावल, गन्ना, गेहूं, मक्का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गेहूं, क्योंकि गेहूं जो फसल है वो अभी बोई जा रही है, यानी कि शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। और जो शीत ऋतु में बोई जाती है उन फसलों को हम बोलते हैं रबी की फसल। कौन सी फसल बोलते हैं बच्चों? रबी की फसल बोलते हैं। और वहीं आप लोगों को पता है कि खरीफ की जो फसल होती है इन्हें लगभग जून या हम बात करें जुलाई में बोया जाता है, और वहीं लगभग देखा जाए तो अक्टूबर और नवंबर में क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। वहीं यदि शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलों की यदि हम बात करें तो ये शीत ऋतु की फसलें जो होती है इन्हें अक्टूबर या नवंबर में बोया जाता है, और वही लगभग जो है मार्च अप्रैल में क्या कर लिया जाएगा? इनको काट लिया जाता है। ये आप लोगों को याद करना है। अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न, जबरदस्त प्रश्न। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा उर्वरक है जो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो यहां पर आपके सामने है यूरिया, पोटास, फास्फेट, कंपोस्ट। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो पहला इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब वही वर्मी कंपोस्ट जो जैविक खाद होता है, जैविक खाद। अब यहाँ पर जैविक खाद की बात हो रही है तो उसी से रिलेटेड एक प्रश्न है कि जैविक खेती को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो जैविक खेती को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य था सिक्किम। ठीक, हालांकि अभी भी है सिक्किम, ऐसा नहीं है। वहीं सिक्किम के बाद जिसने अपनाया है जैविक खेती को, जो कि है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप क्या है? एक लक्षद्वीप एक यूटी है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जिसने भी कहीं ना कहीं किसको अपनाया बच्चों? जैविक खेती को। सिक्किम जो राज्य है इसकी राजधानी आप लोगों को पता होगा कि सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, और लक्षद्वीप की राजधानी है कावरती। लक्षद्वीप की क्या राजधानी है? कावरती राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न और एक शानदार सा प्रश्न है। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया करता है? यानी कि जिला में जो एक केंद्र, जो उद्योग केंद्र होता है वो किस योजना के तहत उन युवकों को रोजगार मुहैया करवाता है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसके माध्यम से तो आप सभी को पता है कि सड़क का निर्माण किया जाता है। और कौन सी सड़क का निर्माण किया जाता है? ये 12 मासी जो सड़क होती है उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 21वें का सी वाला, कि प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार योजना। ठीक, अब प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार योजना जो है इससे संबंधित आप लोगों को पता होना चाहिए मनरेगा के बारे में। किसके बारे में? एक तो नरेगा के बारे में और एक मनरेगा के बारे में। नरेगा और मनरेगा के बारे में आप लोगों को ऐसे याद होना चाहिए कि इनके फुल फॉर्म क्या है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये दोनों आप लोगों को याद होना चाहिए भैया। ये इनको लेकर अधिनियम लाया गया था 2005 में। अंगुस्ताना है। अंगुस्ताना क्या है? मशीन की साफ सफाई करने हेतु प्रयुक्त उपकरण। ठीक, वहीं हाथ से सिलाई करते समय अंगुली में पहने जाने वाला उपकरण, बखिया टाका लगाने का उपकरण, और उक्त में से कोई नहीं। बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 22वें का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस 22वें का प्रश्न हो जाएगा हाथ से सिलाई करते समय जो अंगुली में पहने जाने वाला जो उपकरण है उसे बच्चों बोलते हैं क्या? अंगुस्ताना। इट्स क्लियर? सभी को क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, ब्लू ट्रंक रोग मुख्यतः किस पशु में होता है? किसके बारे में बोल रहा है? ब्लू ट्रंक रोग के बारे में, कि ब्लू ट्रंक रोग किससे संबंधित होता है बताइए। भैंस में, गाय में, बकरी में, बताइए भेड़ में, किस में होता है ये? तो ब्लू ट्रंक रोग जो होता है भैंस, गाय, बकरी, भेड़,
तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सही उत्तर भेड़ में। तो ब्लू टंग रोग जो होता है वो किस में होता है? भेड़ में होता है। अब यहाँ पर जो स्लाइड है, इस स्लाइड में बहुत सारे रोगों के बारे में दे रखा है कि कौन सा रोग पहले तो जीवाणु से संबंधित है कि विषाणु से संबंधित है और कौन सा जानवर में होता है। तो उसके लिए आपके लिए बेहतरीन स्लाइड ऐड की गई है, कृपया करके इस स्लाइड को ध्यान से पढ़िए और जरा देखिए। तो पहला है विषाणु से होने वाले रोग। तो विषाणु से होने वाले रोग में है सबसे पहले पशु माता, जिसे कंडीर पेस्ट कहते हैं, ये किसमें होता है? सभी पशु में। दूसरा है खुरपका या मुंह पका, ये मुख्यतः किसमें होता है बच्चों? गाय और बैल में होता है। अगला है शीप पॉक्स, किसमें होता है? तो ये भेड़ में, भैंस में होता है। ठीक है, भैंस, बकरी और भेड़ में होता है। वहीं ब्लू टंग रोग, अब ये यहां से देखो ऐसा है, ब्लू टंग रोग जो होता है ये किसमें होता है? भेड़ में होता है। गॉटपॉक्स जो होता है ये बकरी में होता है। स्वाइन फीवर जो होता है ये सुअर में होता है। वहीं केनाइल डिस्टेम्पर जो होता है ये स्वान यानी कि कुत्ते में होता है। पार्वो जो रोग होता है ये भी स्वान में होता है। और रेबीज जो होता है वो भी किसमें होता है? स्वान में। वहीं गलघोटू रोग जो होता है ये किसमें होता है? गलघोटू ये सभी पशु में होता है। अब अगला जो है वो प्रोटोजोआ से संबंधित रोग है कि प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग है वो कौन कौन से हैं और किसमें होते हैं। तो तिवर्सा रोग जो है मुख्यतः ऊंटों में होता है। अगला फाइलेरियसिस रोग जो होता है गाय में होता है और भैंस में होता है। वहीं एनाप्लाज्मोसिस जो रोग होता है वो गाय और भैंस दोनों में होता है। वहीं थिलेरियसिस गाय में होता है और भैंस में होता है। वहीं बेबेसियोसिस गाय और भैंस दोनों में होता है। और फेसियोलियोसिस लगभग सभी पशु में होता है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं भाई सीधा सीधा उठा करके कौन सा रोग किस में होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब अगला है एक और, एंथ्रेक्स वैक्सीन का उपयोग किस पशु रोग के उपचार में करते हैं? गिल्टी रोग में, गलघोंटू रोग में, खुरपका में, छह रोग में। छह रोग यानी कि तपेदिक जिसे बोलते हैं, छह रोग को तपेदिक भी कहते हैं, तपेदिक, या फिर इसी को टीबी रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एंथ्रेक्स वैक्सीन जो लगाई जाती है बच्चों ये गिल्टी रोग में लगाई जाती है। किस रोग में? गिल्टी। तो यहां पर आपके सामने कुछ और रोग दे रखे हैं, तो इस पूरे के पूरे इस पैराग्राफ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा किससे होने वाला रोग है। जैसे लंगड़ा बुखार, एक आपको बता दूं मैं, लंगड़ा बुखार किसमें होता है? सभी पशु में। प्लीहा जो किसमें होता है? ये भी सभी पशु में हो जाता है। जोन्स किसमें होता है? तो ये भी सभी पशु में हो जाता है। और वही यदि देखा जाए तो ग्लेंडर्स जो होता है यह इसे बोलते हैं अश्वथेनेला, ये भी सभी दुधारू पशु में होता है। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पर रोग दे रखे हैं, कौन सा किसमें होता है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बेहतरीन प्रश्न। अगला आपका, सेरीकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सेरीकल्चर में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? बताइए। रेशम कीट पालन का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन, दूध उत्पादन, मछली पालन। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट का पालन जो कि सेरीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी का अध्ययन जो है कि क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। वहीं दूध से संबंधित आप लोगों को पता होना चाहिए, तो दूध का संबंध किससे है? वो है श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति, या फिर आप लोगों के सामने ऐसा आ जाए कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी बच्चों किससे है? दूध उत्पादन से है। ठीक है, अब यहाँ पर विज्ञान की कुछ शाखाएं दे रखी है जिसमें किस न किसका अध्ययन किया जाता है, तो जरा देख लेते हैं। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का, वर्मी कल्चर में केचुए का, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। पीसी कल्चर जो है इसमें मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर में बागवानी का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। वहीं सिल्वीकल्चर में वनों के विकास का संबंध का अध्ययन किया जाता है। ओलोरिकल्चर विज्ञान की वह शाखा बच्चों जिसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। फ्रूटिकल्चर जो होता है इसमें फलों की खेती का अध्ययन। मोनोकल्चर में एक बार में एक ही फसल की खेती का अध्ययन। विटीकल्चर में अंगूर की खेती। ध्यान रखना विटीकल्चर और वर्मी कल्चर में कंफ्यूजन नहीं होना है। तो वर्मी कल्चर संबंधित किससे है? आपका केचुए से, और विटीकल्चर अंगूर से। हाइड्रोकल्चर का अध्ययन किसमें किया जाता है? इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? पानी में कृषि या बिना मिट्टी की कृषि की जाती है इसके अंतर्गत। ठीक है, उपभोक्ता को अधिकार है कि वह
क्या कर सके, अनुचित व्यापारिक व्यवहार की शिकायत करे, खरीदी जाने वाली वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त करे, उचित मूल्य पर वस्तु खरीदे। बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा डी वाला। तो जो उपभोक्ता, उपभोक्ता का मतलब को क्या होता है, तो जो वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, जो वस्तुओं का उपयोग करता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं उपभोक्ता। जैसे कि दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है क्रेता, मार्केट में यदि देखा जाए तो एक होता है क्रेता, एक होता है विक्रेता। ठीक, तो क्रेता का मतलब होता है जो वस्तु को खरीदने वाला, और विक्रेता मतलब बेचने वाला। तो जो क्रेता होता है उसको इन सारी चीजों का अधिकार होता है, तो एक तरीके से वो क्रेता जो होता है वो उपभोक्ता ही होता है बच्चों। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण हेतु देश में स्थापित उपभोक्ता आयोग है। कैसा आयोग है, पूर्ण, इसके लिए कैसी व्यवस्था है, पूर्ण न्यायिक व्यवस्था है, सिविल न्यायिक व्यवस्था है, अर्ध न्यायिक व्यवस्था है, उक्त में से कोई नहीं है। बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो उपभोक्ता संरक्षण हेतु जो व्यवस्था है वो कैसी है, अर्ध न्यायिक व्यवस्था है बच्चों। ठीक है, चलिए आज का आखिरी सवाल, बेहतरीन और शानदार प्रश्न आप लोगों के लिए। देखिए, राजस्थान का शराब उत्पादक स्कॉटलैंड किस जिले को कहा होता है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे शराब का उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए इसको संज्ञा दी गई है स्कॉटलैंड की। ठीक, तो ऐसा जिला कौन सा है, भरतपुर है, धौलपुर है, अलवर है, चूरू है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो देखा है आपके सामने दे ही रखा है, क्या है, अलवर। तो उस खूबसूरत से प्रश्न और शानदार प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, अलवर। तो उम्मीद करता हूं कि कृषि से संबंधित जितनी चीजें आप लोगों को बताई है वो, और कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।